हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं राजेश देवंदा आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लासों में आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया हमारी क्लासेस को, एक बार फिर से हम नई क्लास आपके लिए लेके आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो दोस्तों, यदि आपको भी सपना है नर्सिंग ऑफिसर बनने का तो बने रहे हमारे साथ में, और हमारे चैनल को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। और इसी के साथ में चलते हैं, आज के टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो होगा अपना पीडियाट्रिक नर्सिंग का एमसीक्यू सेशन होने वाला है। पीडियाट्रिक नर्सिंग का एमसीक्यू सेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है और आपसे बार बार गलतियाँ होती है। एग्जाम से बाहर आते ही आप यही बोलते हैं कि काश मेरा ये क्वेश्चन सही हो जाता। तो आज के बाद में ये आपको नहीं सोचना पड़ेगा कि आपका ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ और किस तरीके से हुआ। तो चलते हैं हमारे सेशन की तरफ बिना कोई टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आज का सेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं कि ए नर्स इन द पीडियाट्रिक क्लिनिक इज असेसिंग एन इन्फेंट हु हैड ए रिवीजन ऑफ वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट। ठीक है, वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट। व्हाट क्लिनिकल फाइंडिंग अलर्ट द नर्स दैट इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर हैज़ इंक्रीज्ड। यानी आपके सामने क्वेश्चन ये आ रहा है कि वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट बना हुआ है पेशेंट को, तो इनमें से कौन सी फाइंडिंग ऐसी है, क्लिनिकल फाइंडिंग वो कौन सी है जो इंडिकेट करती है कि आईसीपी इंक्रीज हो रखा है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर, आपको पता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं पहले कि आईसीपी क्या होता है आपका। ठीक है, आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है वो सीएसएफ का प्रेशर होता है। ठीक है, सीएसएफ का जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं उन वेंट्रिकल्स के अंदर जो सीएसएफ होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है, ये सीएसएफ जो फ्लो होता है तो इसका प्रेशर यदि बढ़ जाता है, इसका प्रेशर यदि बढ़ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज्ड आईसीपी। क्या बोलते हैं? इंक्रीज्ड आईसीपी। अब बात ये आती है सर कि इसके अंदर आपका जो सीएसएफ होता है, इस सीएसएफ का नॉर्मल प्रेशर क्या होता है? सीएसएफ का नॉर्मल प्रेशर जो होता है वो होता है 7 से 15 mm ऑफ एचजी। कितना होता है? 7 से 15 mm ऑफ एचजी होता है। ठीक है, 7 से 15 mm ऑफ एचजी। यदि हम लाइंग डाउन पोजिशन की, एक तो होता है सिटिंग पोजिशन, सिटिंग पोजिशन के अंदर जो सीएसएफ होता है और एक लाइंग डाउन पोजिशन होता है, तो इसकी जो रेंज होती है वो 5 से 10 mm ऑफ एचजी होती है। और वैसे हम देखें तो 7 से 15 mm ऑफ एचजी होती है। एवरेज की बात करें तो वो होता है आपका 10 mm ऑफ एचजी। कितना होता है? 10 mm ऑफ एचजी। इसी आईसीपी के बारे में हम और स्टडी करें कि आईसीपी क्या होता है, उसकी एक इमेज के थ्रू अपन पढ़ते हैं। इमेज क्या बोलती है अपन को? अपनी जो इमेज है उस इमेज की हम बात करें। देखो, सीएसएफ का फ्लो है आपका, सीएसएफ का जो फ्लो है उस फ्लो के बारे में हम बात करते हैं। सीएसएफ का फ्लो किधर से किधर होता है उसी के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखो आपका जो सीएसएफ सामने आपको दिख रहा है, क्या है? ये ब्रेन है आपका। ये कौन सा पार्ट है? ब्रेन वाला पार्ट है। इस ब्रेन वाले पार्ट की हम बात करें, ठीक है, ये आपकी क्रेनियल वाल्ट है जिसके अंदर जो क्रेनियल की जो बोन्स होती हैं, स्कल की जो बोन्स होती हैं, उनके अंदर क्या होता है? अपने डेलिकेट स्ट्रक्चर जो कि क्या होता है, से ब्रेन जो होता है वो सिचुएटेड होता है। अब उस ब्रेन के अंदर क्या होता है, अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं, वो अंदर के जो छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, उनको उनके प्रेशर को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, उसमें सीएसएफ होता है। और सीएसएफ जो होता है वो क्या करता है? अंदर का प्रेशर मेंटेन रखता है। ठीक है, जो ब्रेन के अंदर की कवरिंग्स होती है, ब्रेन पेरेन्काइमा होती है, उनके अंदर मेंटेन रखता है। देखो आपके सामने यदि हम देखें कि सर सीएसएफ का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, तो वो होता है आपका कोरोइड प्लेक्सस से। ये जो कोरोइड प्लेक्सस होते हैं ये क्या करते हैं? आपके कोरोइड प्लेक्सस क्या काम करते हैं? सीएसएफ का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, सीएसएफ का फॉर्मेशन जो होता है कोरोइड प्लेक्सस से कहाँ पे जाता है? सेरिब्रल एक्विडक्ट के थ्रू जाता है। कहाँ पे? फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर। कहाँ जाता है? सेरिब्रल एक्विडक्ट। यानी कोरोइड प्लेक्सस जो होती है, ये कोरोइड प्लेक्सस से एक ट्यूब जुड़ी होती है, उस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रल एक्विडक्ट बोलते हैं। ये सेरिब्रल एक्विडक्ट जो होती है, ये ट्यूब जाके किसको कहाँ डालती है? आपके फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर। कहाँ डालती है? फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर। किसको डालती है? सीएसएफ को डालती है। फोर्थ वेंट्रिकल से ये जो होता है अपना सीएसएफ जो होता है वो सिस्टर्ना मैग्ना के थ्रू लंबर सीएसएफ स्पेस और सबअरेक्नोइड स्पेस के अंदर जाता है और वहाँ से सेजाइटल स्पेस के अंदर जाता है। और इस तरीके से क्या होता है? इसका फ्लो होता है। यानी देखो आपका जो फोर्थ वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल से नीचे आता है सिस्टर्ना मैग्ना के थ्रू और वो निकलता है थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल से जाता है, फिर उसके बाद में कहाँ जाता है? दोनों साइड में आपके जो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं उन लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर ये फ्लो होता है। तो ये तो था इसका आपका फ्लो ऑफ सीएसएफ। ठीक है, फ्लो ऑफ सीएसएफ। उसके बाद में हम बात करें कि अपना जो सीएसएफ होता है
CSF जो है, इस CSF का एक नाम सुना होगा आपने, क्यूसिंग रिफ्लेक्स का नाम सुना होगा, ठीक है, क्यूसिंग रिफ्लेक्स का नाम सुना होगा, जिसके अंदर देखो क्यूसिंग रिफ्लेक्स को समझने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो ICP होता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो होता है, ICP जो है, ये ICP क्या करता है, ICP जब बढ़ता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर जब बढ़ता है तो ब्रेन के अंदर क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। अब उसके अंदर देखो हाइड्रोसिफिलिस का भी नाम सुना होगा आपने, हाइड्रोसिफिलिस का कोई पेशेंट होता है, बच्चा होता है छोटा, उसका भी क्या होता है, CSF का प्रेशर बढ़ जाता है, तो मतलब ICP बढ़ता है। अब ICP बढ़ने के कई रीजन होते हैं, हेड इंजरी भी हो सकती है, ठीक है, मान लो किसी को शंट जुड़ा हुआ है, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, यानी वेंट्रिकल से पेरिटोनियल कैविटी में कोई शंट डला हुआ है, उसके अंदर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उस सिचुएशन के अंदर भी क्या हो सकता है, आपका ICP इंक्रीज हो सकता है। अब ICP इंक्रीज होगा तो इसके लिए वो एक नाम सुना होगा आपने, क्यूसिंग ट्राइड का, ठीक है, क्यूसिंग ट्राइड का नाम सुना होगा, उसी क्यूसिंग ट्राइड की हम बात कर लेते हैं। देखो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार आपको वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं, जिसके अंदर आपको पता है कि TPR और BP, ठीक है, TPR और BP, ये जो TPR BP होता है, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। ICP के अंदर मोस्ट कॉमनली पूछे जाने वाले क्वेश्चन यही होते हैं कि BP कम होता है या ज़्यादा होता है, पल्स रेट कम होती है ज़्यादा होता है, रेस्पिरेशन कम होता है या ज़्यादा होती है, ठीक है, यही सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो इनको ही आज हम क्लियर कर लेते हैं। देखो बाहर वाले जो दोनों होते हैं इनको बढ़ा दो, बाहर वाले जो दोनों होते हैं इनको बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ता है, BP बढ़ता है, किसके अंदर, ICP इंक्रीज होता है, तो यही आपका क्यूसिंग ट्राइड है। और अंदर वाले जो दोनों है, पल्स रेट और रेस्पिरेशन, इनको क्या कर दो, कम कर दो। यानी यदि हम मोटे तौर पे बात करें कि टेम्परेचर जो होता है, वो टेम्परेचर जब ICP बढ़ता है तो क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब देखो एक चीज़ ये भी होती है, जैसे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस वगैरह जो होते हैं, मेनिंजाइटिस के केस में भी क्या होता है, CSF का प्रेशर बढ़ता है, ICP का प्रेशर बढ़ता है, उस सिचुएशन में पेशेंट को इन्फेक्शन होने की वजह से टेम्परेचर क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है। अब देखो बात ये आती है ब्लड प्रेशर, ठीक है, BP जो होता है, BP भी क्या होती है, इसके अंदर इंक्रीज होता है। तो दो चीज़ें हो गई इंक्रीज, एक होता है आपका पल्स, इस पल्स की हम बात करें, पल्स रेट जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, और रेस्पिरेशन जो होती है वो क्या होता है, आपका डिक्रीज होता है। इसको याद रख लेना है, भूलना नहीं है कभी भी, क्योंकि इसके अंदर से बार बार हर एक एग्जाम के अंदर, चाहे नोरसेट हो, RRB हो, DSSB हो, कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद ही रखनी है कि TPR BP के अंदर क्या क्या चेंजेज होते हैं। फालतू की बकवास अपन को करनी नहीं है, सीधी बात ये करनी है कि आपका जो ICP इंक्रीज हो रहा है तो क्यूसिंग ट्राइड क्या होता है, क्यूसिंग ट्राइड यही होता है आपके सामने कि जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, BP होती है वो बढ़ जाती है, और पल्स और रेस्पिरेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बाहर वाले दोनों को आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है, अंदर वाले दोनों को आपको, अपन क्या करते हैं, वाइटल्स का नाम सुना है, ठीक है, वाइटल साइंस जो होती है, वाइटल साइंस को क्या बोलते हैं भाई, TPR ले लो पेशेंट का, TPR और BP ले लो, इसी सीक्वेंस में लिखते हैं, इसी सीक्वेंस में आपको लिखना है। और टेम्परेचर और BP को क्या कर देना है, इंक्रीज कर देना है, पल्स और रेस्पिरेशन को क्या कर देना है, कम कर देना है। तो वो किसका हो गया, आपका ICP के साइन हो गए। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अपना क्वेश्चन जो था वो क्या बोलना चाह रहा था। अपना जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन बोलना चाह रहा था आपका कि एक पेशेंट है, पीडियाट्रिक क्लिनिक में आया है, छोटा बच्चा, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट लगा हुआ है, कौन कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो हैं वो अलर्ट कर रही है नर्स को कि ICP बढ़ा हुआ है। अब मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, ऑप्शन आपको, आंसर आपको कमेंट करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। देखो पहला चीज़ है आपका इंक्रीज्ड पल्स रेट, वही चीज़ याद रखना, TPR BP, ठीक है, TPR BP को याद रखना। देखो इंक्रीज पल्स रेट, क्या पल्स रेट अपन ने पढ़ी थी कि इंक्रीज होती है, नहीं होती है सर, इसका मतलब ये हो गया डिक्रीज होती है, तो पहला आंसर तो आपका कट हो गया, इंक्रीज पल्स रेट नहीं होता है। दूसरा हाइपो एक्टिव रिफ्लेक्सेस, देखो मैं आपको क्या बताऊं कि जब ICP बढ़ता है तो अंदर जो न्यूरॉन्स होती हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स जो होती हैं, उन न्यूरॉन्स के अंदर क्या होता है, इन न्यूरॉन्स के अंदर हाइपर एक्टिविटी होती है, इरिटेशन होती है, और न्यूरॉन्स की इरिटेशन होगी तो इसके मतलब क्या होगा, मरीज हाइपर एक्टिव होगा। क्या होगा, हाइपर एक्टिव होगा। मरीज कैसा होगा, हाइपर एक्टिव होगा। तो दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, ठीक है। डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, मैंने आपको बोला था कि टेम्परेचर बढ़ता है और BP बढ़ता है, इसका मतलब डिक्रीज तो नहीं होता है, ठीक है, डिक्रीज नहीं होता है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। फिर हम फोर्थ पे चलते हैं, टेंशन ऑफ द एंटीरियर फोंटानेल, एंटीरियर और पोस्टीरियर फोंटानेल। यदि मान लो न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न के अंदर जो आपका एंटीरियर फोंटानेल है, ये एंटीरियर फोंटानेल क्या होता है, टेंस होता है, मतलब स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग दिखेगी, इसका मतलब क्या हुआ, ब्रेन के अंदर प्रेशर क्या हो रखा है, बढ़ रखा है। तो इंक्रीज्ड ICP का मोस्ट कॉमन सिम्टम कौन सा होता है आपका, टेंशन। जो टेंशन ऑफ एंटीरियर फोंटानेल जो होते हैं, बल्जिंग एंटीरियर फोंटानेल किसको इंडिकेट करते हैं, ICP इंक्रीज हो रखा हो, ICP को इंक्रीज हो रखा हो, तो वो होता है। अब देखो
इसके साथ में यदि मान लो आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि आईसीपी जो है उसका अर्लीस्ट साइन कौन सा है, अर्लीस्ट साइन कौन सा है, आईसीपी इंक्रीज्ड है, पेशेंट का अर्लीस्ट साइन सबसे पहले कौन से साइन शो होंगे आपको, तो वो होता है आपका डिक्रीज्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो होता है मरीज का क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मरीज का क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर है, समझ में है आपको आईसीपी के बारे में। आईसीपी का जो सवाल है बहुत बार पूछा जाता है और कॉमन क्वेश्चन हो गया है आजकल के एग्जाम के लिए। नोरसेट, डीएसएसबी कोई भी एग्जाम आप पढ़ लो उसके अंदर आपको आईसीपी के बारे में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन में आई थिंक आज के बाद में आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ट्राइड से क्वेश्चन पूछा जाता है, टीपीआर बीपी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टीपीआर बीपी का जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट रखना है। टेम्परेचर बढ़ता है, बीपी बढ़ती है, पल्स रेट कम होती है, रेस्पिरेशन कम होती है। क्लियर है, समझ में आया सबको। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, क्योंकि पेशेंट का एंटीरियर फोंटानेल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बल्ज हो जाएगा। बल्जिंग फोंटानेल्स इंडिकेटिंग द इंक्रीज्ड आईसीपी। इंक्रीज आईसीपी जो होता है उसको इंक्रीज करते हैं। ठीक है, इसको आप रिवाइज करो। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शंस हैं उनको आप रिवाइज करो कि किस तरीके से क्लियर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कहना चाह रहा है, देखो स्क्रीन पे पढ़ो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द पेरेंट्स ऑफ ए इन्फेंट हु हैज ए सर्जिकल रिपेयर ऑफ माइलोमेनिंजोसील। मरीज को क्या हो रहा है, माइलोमेनिंजोसील हो रखा है। ठीक है, कंसर्न अबाउट स्किन केयर एंड आस्क व्हाट दे कैन डू टू अवॉइड द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम होने से बचाने के लिए हमें क्या यूज करना है, द नर्स शुड टीच द पेरेंट्स दैट देयर इन्फेंट। ठीक है, तो बताना क्या है मेनिंजोमाइलोसिन के बारे में। देखो पहला ऑप्शन है विल रिक्वायर लॉन्ग टर्म मल्टीडिसिप्लिनरी फॉलोअप केयर। देखो पहली चीज ये होता है माइलोमेनिंजोसील क्या होता है, पहली चीज आती है कि माइलोमेनिंजोसील क्या होती है। चलो डायग्राम से आपको समझाते हैं कि माइलोमेनिंजोसील क्या चीज होती है। माइलोमेनिंजोसील को आपको अच्छे से समझ में आएगा जब आप डायग्राम देखेंगे इसका। ठीक है, ये छोटा सा बच्चे का डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इस छोटे से बच्चे के डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा माइलोमेनिंजोसील क्या होता है। यहाँ पे ये डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें क्या होता है कि जो लोअर सैक्रल लंबोसैक्रल एरिया होता है वहाँ पे आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो फ्यूज़ नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाती है और इस तरीके से बच्चे के अंदर ये देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है आपका मेनिंजोमाइलोसील। मेनिंजोमाइलोसील, मेनिंजो का मतलब जो मेनिंजेस होते हैं, कवरिंग्स होती हैं स्पाइनल कॉर्ड की, जो कवरिंग्स होती हैं जो कंटिन्यूस होती हैं किसके, ब्रेन से, ये क्या हो जाती हैं, बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेनिंजोमाइलोसील बोलते हैं। अब सवाल अपना इसी से रिलेटेड था कि मेनिंजोमाइलोसील से रिलेटेड एक मरीज आया था, बच्चा आया था, उसकी केयर के बारे में आपसे पूछा जा रहा था कि उसको क्या केयर देनी होती है। चलो उसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या था, क्वेश्चन आपने समझा कि एक पेरेंट्स है एन इन्फेंट हु हैड ए सर्जिकल रिपेयर, जबकि उसका क्या हो चुका है, सर्जिकल रिपेयर हो चुका है। ऑफ ए मेनिंजोमाइलोसील एक्सप्रेस कंसर्न स्किन केयर, उसकी स्किन केयर के बारे में आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप क्या कैसे आपको टीच करोगे। देखो विल रिक्वायर ए लॉन्ग टर्म मल्टीडिसिप्लिनरी फॉलोअप केयर, ये बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, ये बोल रहे हैं, या फिर आप एज ए डॉक्टर या एज ए नर्स आप क्या बोलना चाह रहे हो कि इसकी जो केयर है वो फॉलोअप करनी है आपको, लॉन्ग टाइम तक इसकी क्या करनी है, आपको फॉलोअप केयर करनी है। दूसरा बोल रहा है शुड टेक प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक थेरेपी इंडेफिनेटली, यानी ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म तक या बहुत टाइम तक आपको एंटीबायोटिक्स देनी है, तो इसको तो आप क्रॉस कर दो। मस्ट बी केप्ट ड्राई एंड अप्लाइंग पाउडर आफ्टर ईच डायपर चेंजेस, पाउडर कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। जो ड्रेसिंग कर रखे हैं अपन उसके ऊपर पाउडर अपन को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाउडर क्या होता है, ड्राई होकर क्या करता है, स्किन को क्या करता है, साथ में लेके उतरता है, तो अपन को पाउडर कभी भी यूज नहीं करना है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। डज नॉट नीड एनीथिंग मोर देन रूटीन क्लींसिंग एंड डायपर चेंजेज, डायपर चेंजेज और रूटीन चेंजेज ही सफिशियंट नहीं है। आपने यदि मान लो सर्जिकल रिपेयर करवाया है, सर्जिकल रिपेयर करवाया तो सर्जिकल रिपेयर के बाद में आपको लॉन्ग टाइम तक उसके लिए फॉलोअप केयर लेनी होगी, डॉक्टर साहब से बार बार आके उसके लिए मिलना होगा, वही आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो मेनिंजोमाइलोसील का मरीज होता है, मेनिंजोमाइलोसील का कोई बच्चा है और उसकी सर्जिकल रिपेयर हो गया है, तो उसको ये बोलना है कि आपको बार बार आके डॉक्टर साहब से क्या करना है, डिस्कस करना है, डॉक्टर साहब से आपको बात करनी है, मिलते रहना है। क्लियर है, समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन भी मेनिंजोमाइलोसील से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर एन इन्फेंट विथ ए माइलोमेनिंजोसील, माइलोमेनिंजोसील बिफोर सर्जिकल करेक्शन, सर्जिकल करेक्शन होने से पहले का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पेशेंट जा रहा है किसके लिए, माइलोमेनिंजोसील का
माइलोमेनिंजोसील का जो करेक्शन है वो करने जा रहे हैं, तो उसके लिए कौन कौन सी प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन देना है। देखो पहली चीज़ है, व्हाट इज द प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर एन इन्फेंट विथ ए मेनिंजोमाइलोसील बिफोर सर्जिकल करेक्शन। सर्जिकल करेक्शन से पहले क्या होता है, मिनिमाइजिंग इन्फेक्शन, बिल्कुल सही बात है, आपको क्या करना है, इन्फेक्शन को भी मिनिमाइज करना है, प्रिवेंट ट्रॉमा द सेक, बिल्कुल ये भी सही बात है आपको, ऑब्जर्व फॉर इंक्रीज पैरालिसिस। पैरालिसिस तो उसके अंदर लोअर जो पार्ट होते हैं उन लोअर पार्ट के अंदर पैरालिसिस को आपको कम करना ही है, ठीक है। तो पैरालिसिस जो है वो पैरालिसिस लोअर पार्ट के लगभग पैरालाइज्ड होते हैं इसके पार्ट्स, ठीक है। असेस द डिग्री ऑफ बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल, सबसे ज़्यादा सबसे प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन कौन सा है, सबसे प्रायोरिटी वाला टॉपिक कौन सा है। इसमें देखो पहली चीज़ ये होती है कि जब तक सर्जिकल करेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको जो सैक बना हुआ है उस सैक को क्या करना है, इंजरी होने से बचाना है। तो प्रिवेंट ट्रोमा टू द सैक, सैक की इंजरी जो होती है, ट्रोमा जो होता है उससे आपको क्या करना है, प्रिवेंट करना है। क्लियर है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है कि इंजरी से क्या करना है, इसको प्रिवेंट करना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एन इन्फेंट विथ माइलोमेनिंजोसील इज एडमिटेड इन पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, पीआईसीयू में एक बच्चा आया है माइलोमेनिंजोसील का, वाइल द इन्फेंट इज अवेटिंग सर्जिकल करेक्शन। अभी इन्फेंट बिल्कुल वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि कब डॉक्टर साहब हमें ओटी में ले जाएंगे और कब हमारा ऑपरेशन कर देंगे, ठीक है। बच्चा वेट कर रहा है उस चीज़ का, ठीक है। अवेटिंग फॉर सर्जिकल करेक्शन ऑफ द डिफेक्ट, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। जिस टाइम में वो वेट कर रहा होता है उस टाइम में आपका क्या काम है एज ए नर्सिंग ऑफिसर, जब तक पढ़ोगे नहीं, जब तक सीखोगे नहीं, जब तक इसको प्रैक्टिकली नहीं सोचोगे तब तक सही नहीं होना, और तब तक आप 80,000 की सरकारी नौकरी नहीं पा सकते। 80,000 की सरकारी नौकरी पानी है तो खुद को डेडिकेशन के साथ में लगाना है, और डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई करनी होगी, और डेडिकेशन के साथ में जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करना होगा। तो सवाल आपका ये है कि बच्चा जो है माइलोमेनिंजोसील का है, सर्जिकल करेक्शन के लिए जा रहा है, उससे पहले मान लो एज ए नर्स आप क्या इंटरवेंशन देंगे। पहला है यूजिंग डिस्पोजेबल डायपर्स, दूसरा है प्लेसिंग द इन्फेंट इन प्रोन पोजिशन, परफॉर्मिंग न्यूरोलॉजिकल चेक्स अबाउट द साइट ऑफ द लीजन, वॉशिंग द एरिया बिलो एंड डिफेक्ट विद द नॉन टॉक्सिक एंटीसेप्टिक्स। देखो सारी चीज़ें, कोई भी माइलोमेनिंजोसील का मरीज है, पेशेंट है, इन्फेंट है, यदि मान लो उसको आप ट्रीट कर रहे हो, उससे सर्जिकल करेक्शन के लिए जा रहा है, उस टाइम में आप क्या कर सकते हो। देखो यूजिंग ए डिस्पोजेबल डायपर जो होता है वो क्या होता है, इतना नेसेसरी नहीं है। दूसरा प्लेसिंग द इन्फेंट इन प्रोन पोजीशन, सबसे पहले मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको यही बताया था कि आपको जो सैक है उस सैक को बचा के रखना है भैया, क्योंकि उस सैक को इसलिए बचाना है कि यदि आपने उस सैक को तोड़ दिया, फोड़ दिया, टूट गया, कुछ भी हो गया, उस सिचुएशन में क्या हो सकता है, उसमें CSF बाहर की तरफ निकल सकता है। तो उस चीज़ को अपन को क्या करना है, प्रिवेंट करना होगा। तो राइट आंसर इसका क्या जाएगा, सेकेंड राइट आंसर जाएगा। अब चलो तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं कि तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपका गलत क्यों हो रहा है। गलत इसलिए हो रहा है कि परफॉर्मिंग न्यूरोलॉजिकल चेक अबाउट द साइट ऑफ द लेजन, लेजन के ऊपर आपको न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। देखो ओटी में जा रहा है, ओटी में जाने से पहले संपूर्ण जितने प्रोसीजर होते हैं सब हो जाते हैं, तो अभी आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। और बच्चे के न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट यदि सैक के ऊपर की बात करें तो बिल्कुल इंटैक्ट होते हैं। बात करते हैं लोअर पार्ट की, सैक से नीचे वाले पार्ट जो होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, तो ऊपर वाले करने की तो कोई जरूरत है ही नहीं। फिर वॉशिंग द एरिया बिलो द डिफेक्ट विद नॉन टॉक्सिक एंटीसेप्टिक्स, वॉशिंग नेसेसरी नहीं है, धोना नहीं है, अभी धोने दाने का काम नहीं है, अभी क्या है, बच्चे का ऑपरेशन होना है। तो क्लियर है, इसका जो राइट आंसर है वो आपके सामने है, प्लेसिंग द इन्फेंट इन प्रोन पोजीशन। अब देखो प्रोन पोजीशन के अंदर बच्चे को रखते हैं अपन, प्रोन पोजीशन में बच्चे को रखा जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि बच्चे को जब भी माइलोमेनिंजोसील का बच्चा होता है उसको हमेशा प्रोन पोजीशन में ही रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि उसका जो सैक होता है वो क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है। क्लियर है, सैक जो है वो आपका रप्चर हो सकता है। चलिए इसी के साथ में हम बात करते हैं कि RNU नर्सिंग क्लासेज जो है, RNU नर्सिंग क्लासेज जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, RNU नर्सिंग क्लासेस क्या है इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इसी के साथ में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए काफ़ी काम की चीज़ होने वाली है। यदि आप भी नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो और आपको चाहिए शानदार प्लेटफॉर्म, बहुत ही शानदार वाला प्लेटफॉर्म, बिल्कुल मिनिमम प्राइसेस के अंदर, और पूरे संपूर्ण 12 महीने के लिए आपको टेस्ट सीरीज की ज़रूरत चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, हमारा जो वीडियो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप जाएंगे, वहाँ पर हमारी एप्लीकेशन का लिंक होगा, उस एप्लीकेशन को लिंक को आप डाउनलोड करें, डाउनलोड करके रजिस्टर करें,
और उसके बाद में आपको दिखेगा आज़ाद बैच के नाम से। आज़ाद बैच जो हमारा इसी 15 अगस्त 2024 को शुरू हुआ था, 12 महीने की टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है बिल्कुल मिनिमम प्राइसेस में। और यदि आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इसको डाउनलोड करते हैं, उसको यदि रजिस्टर करते हैं, उस टाइम में आपको मात्र और मात्र 499 नहीं देना पड़ेगा, आपको 250 रुपीज़ के अंदर आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो आज़ाद बैच के टेस्ट सीरीज है वो इतने शानदार है कि इसके अंदर हर एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके आपको रेशनल मिलेंगे, शानदार एक्सप्लेनेशन मिलेगा, और कुछ क्वेश्चन जो कि हार्ड क्वेश्चन होते हैं उनके वीडियो रेशनल भी आपको देख। और सबसे बड़ी बात जो है आज़ाद बैच की वो ये होगी, आपको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों समय में आपको क्या होगा, एग्जाम के लिए टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 12 महीने के लिए कंटिन्यू चलेगा। और इवनिंग का जो होता है वो रिसेंटली जो भी एग्जाम आ रही है, जैसे DSSB आ रही है, RRB आ रही है, तो उसका टेस्ट मिलेगा। और मॉर्निंग में जो मिलेगा वो कंटिन्यू 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट मिलता रहेगा। आप हमारे आज़ाद बैच को रजिस्टर कर सकते हैं और शानदार टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सकते हो बिल्कुल कम प्राइस के अंदर, बहुत ही शानदार अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आप इसको डाउनलोड करें और इसको रजिस्टर करें, जिससे कि आपकी जो आने वाली एग्जाम्स हैं उससे पहले अपने आप को इवालुएट कर सको कि आप जो है वो कितने पानी में और कितना अच्छा आपने मेहनत करी है। उसको इवालुएट करने के लिए मात्र 250 रुपीज़, कोई बड़ी रकम नहीं होती है, 250 रुपीज़ के अंदर आपको यदि 12 महीने की टेस्ट सीरीज मिल रही है, मैं मानता हूँ कि इससे बेटर ऑफर कहीं नहीं मिल सकता आपको। यदि आप इसको अभी डाउनलोड नहीं कर पाएँ तो मे बी इसकी प्राइस जो है वो 1100 रुपये आपको देने को मिलेगी, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज का मटेरियल है वो बहुत ही शानदार मटेरियल है। क्लियर है। इसी के साथ में यदि आप मान लो RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न यदि टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो भी हमारे एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है 499 के अंदर। और इसको भी यदि आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन डाउनलोड करते हैं तो ये भी आपको 250 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगी। उसके बाद में इसकी रेगुलर प्राइसेस स्टार्ट हो जाएगी। ये जो होती है वो सेम टू सेम 70 क्वेश्चंस आपके नर्सिंग के होंगे, 10 मैथ्स और रीजनिंग के होंगे, 10 आपके जनरल नॉलेज के होंगे और 10 जो होंगे वो जनरल साइंस के होंगे। अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न DSSB का जैसा एग्जाम आएगा सेम टू सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको ये एग्जाम मिलने वाली है। यदि आपको जरूरत है अच्छी टेस्ट सीरीज की और शानदार वाली टेस्ट सीरीज की तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारी जो ये जो टेस्ट सीरीज है इनको आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आफ्टर क्लोजर ऑफ न्यूबॉर्न्स माइलोमेनिंजोसील। फिर से आपके सामने माइलोमेनिंजोसील आ गया। इतने सारे क्वेश्चन हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आज माइलोमेनिंजोसील से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। व्हाट असेसमेंट नर्सिंग इंटरवेंशन मस्ट इंक्लूडेड इन द प्लान ऑफ केयर। प्लान ऑफ केयर में आपको क्या एसेंशियल इंटरवेंशन इंक्लूड करना है, किसके लिए? आफ्टर सर्जिकल क्लोजर। आपने माइलोमेनिंजोसील का सर्जिकल क्लोजर कर दिया है, अब करने के बाद में आपको क्या करना है, उसका कौन सा इंटरवेंशन यूज करना है। देखो, लिमिट लेग मूवमेंट, डिक्रीजिंग एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, मेजरिंग हेड सर्कम्फ्रेंस डेली और ऑब्जर्विंग सीरियस ड्रेनेज फ्रॉम नेर्स। ठीक है, नेर्स से सीरियस ड्रेनेज। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये समझना है कि माइलोमेनिंजोसील के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकते हैं। देखो, माइलोमेनिंजोसील आपको पता है कि सर्जिकल पहले क्या था, आपका सैक बना हुआ था। क्लियर है, सैक बना हुआ था। जो आपका लंबोसैक्रल रीजन होता है वहाँ पे आपका CSF जो होता है वो बाहर मेनिंजेस के साथ में बाहर आ रहा था। अब आपने सर्जिकल करेक्शन उसका कर दिया। मान लो ये बच्चा था, इसकी बैक थी, यहाँ पे आपका ये वाला था, ठीक है, और ये आपका हेड है। अब आप मान लो इस सैक को बंद करोगे तो इसको अंदर की तरफ धकेल के सूचरिंग करोगे तो ये क्या करेगा, आपका प्रेशर जनरेट करेगा। किसके अंदर? ब्रेन के अंदर। ब्रेन में प्रेशर जनरेट करेगा तो उस वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट का जो हाइड्रोसिफिलिस हो सकता है। किसको? हाइड्रोसिफिलिस हो सकता है, या फिर अंदर CSF जो है उसका प्रेशर बढ़ेगा तो बच्चे का। अब जैसे आपको पता है कि क्रेनियल वाल्ट जो होती है, क्रेनियल जो बोन्स होती हैं वो क्या होती हैं, फ्यूज नहीं होती है इन्फेंट की। ठीक है, इन्फेंट की फ्यूज नहीं होती है। उन फ्यूज नहीं होने की वजह से क्या होगा, जैसे अंदर का प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका जो हेड सर्कम्फ्रेंस होता है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि हेड सर्कम्फ्रेंस से रिलेटेड आपका ऑप्शन है तो वो करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक इसके अंदर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलो 3 गलत क्यों है उसके बारे में मैं बात कर लेते हैं। पहला जो होता है लिमिट द लेग मूवमेंट्स। लेग मूवमेंट्स जो होते हैं उनका कोई रोल नहीं होता है। डिक्रीजिंग द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे को कुछ ऐसा था कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से बच्चे को रेस्ट की ज़्यादा जरूरत होती है, तो ये भी आपका गलत हो गया। और ऑब्जर्विंग सीरियस ड्रेनेज फ्रॉम द नेर्स के थ्रू, यदि सीरियस ड्रेनेज है वो भी इसका मोस्ट कॉमन वो नहीं कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, जो आपकी जो हेड सर्कम्फ्रेंस होता है वो डेली आपको मेजर करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। माइलोमेनिंजोसील से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज सबको हम यही क्लियर कर लेते हैं माइलोमेनिंजोसील से, क्योंकि माइलोमेनिंजोसील से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं कि माइलोमेनिंजोसील जो होती है वो किस तरीके से आपको अफेक्ट करती है और कैसे आपकी एग्जाम में आपको भी अफेक्ट करेगी वो। ठीक है, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मेनिंजाइटिस की बात आती है। मेनिंजाइटिस की बात आती है तो इनर्स इज केयरिंग फॉर इन्फेंट और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। एक बच्चा है, उस बच्चे
बच्चे को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, पेरेंट आस्क हाउ देयर बेबी कुड हैव कॉन्ट्रैक्टेड दिस इलनेस, ये इलनेस जो है वो मेरे बच्चे को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कैसे हुआ, व्हाट डज द नर्स कंसिडर एज ए मोस्ट लाइकली रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस बच्चे को हुआ है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि सीएनएस के अंदर ये इन्फेक्शन कैसे पहुंचा। ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका सही है और वही सही ऑप्शन आपको चूज करना है। चलिए बात करते हैं। पहला ऑप्शन आपका जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट है। क्या जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट से हो सकता है क्या मेनिंजाइटिस। दूसरा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन से क्या हो सकता है, या फिर क्रेनियल एपरेचर्स और साइनसेस के थ्रू हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन, मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है वो होता है आपके क्रेनियल जो सूचर्स होते हैं, क्रेनियल साइनसेस जो होती हैं, ठीक है, उन साइनसेस के थ्रू क्या होता है बच्चे को मेनिंजाइटिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेज होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका जाएगा 4th नंबर का। अब 3 ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि ये तीनों ऑप्शन गलत क्यों है। जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट का कोई रोल नहीं होता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का भी ऐसा कोई कनेक्शन नहीं होता है कि इसकी वजह से इन्फेक्शन होता हो। और तीसरा स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है इसका भी ऐसा कुछ नहीं होता है कि स्किन की वजह से बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता हो। मेनिंजाइटिस जो होता है वो क्रेनियल, आपके क्रेनियल एपरेचर्स होते हैं या साइनसेस जो होते हैं, उन साइनसेस के थ्रू ही बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है। अब सर बात ये आती है कि मेनिंजाइटिस जो होती है, मेनिंजाइटिस होता क्या है। मेनिंजाइटिस का मतलब होता है कि इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन कवरिंग्स, ब्रेन पेरेन्काइमा जो होती है, ब्रेन कवरिंग्स होती है, उनका क्या हो जाता है इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है, मेनिंजाइटिस जो होती है, मेनिंजाइटिस से रिलेटेड 2 तरीके के इन्फेक्शन होते हैं। एक होता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, एक होता है आपका बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, एक होता है वायरल मेनिंजाइटिस। सवाल इनके अंदर ये पूछा जाता है बैक्टीरियल और वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर मोस्ट कॉमन सवाल जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ग्लूकोज और प्रोटीन का सवाल पूछा जाता है। इसके अंदर ध्यान रखना, प्रोटीन जो होती है, देखो प्रोटीन का लेवल और ग्लूकोज का लेवल जो होता है इनमें से बढ़ता कौन सा है। तो देखो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर क्या होता है, हमेशा क्या होता है प्रोटीन का लेवल बढ़ता है। ठीक है, प्रोटीन का लेवल बढ़ा होता है और ग्लूकोज का लेवल कम होता है। ठीक है, ग्लूकोज का लेवल कम होता है किसमें, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर। वायरल मेनिंजाइटिस की बात करें तो प्रोटीन का लेवल क्या होता है, प्रोटीन का लेवल जो होता है अनअफेक्टेड होता है या कम होता है इन कंपैरिजन टू ग्लूकोज। ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो बढ़ा हुआ रहता है। क्या रीजन है सर, मैं बता देता हूँ। बैक्टीरिया जो होते हैं क्या करते हैं, ग्लूकोज का अपटेक कर लेते हैं। ठीक है, ग्लूकोज को क्या करते हैं, सीधी बनी बनाई रोटी आपको मिलेंगी तो आप खाओगे या फिर खुद बना के खाओगे। आपको मान लो पड़ोस के अंदर शादी हो रही है, वहाँ पे बढ़िया वाला खाना बना हुआ है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पहुँच सकता हूँ वहाँ पे जाके खाना खा सकता हूँ, वहाँ खाना खाओगे यार, घर में बेलन लेके रोटी बनाओगे आप। सबसे बढ़िया बात है कि आपको जो फ्री फॉर्म में मिल रहा है, इजीली मिल रहा है, वहीं आप पहुंच जाओगे बिन बुलाए मेहमान की तरह। सेम टू सेम यही होता है। बैक्टीरिया क्या करते हैं, आपके इन्फेक्शन को क्या जो ग्लूकोज होती है उसको अपटेक कर देते हैं और प्रोटीन का लेवल क्या होता है इन कंपैरिजन टू ग्लूकोज क्या होता है, बढ़ जाता है। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर प्रोटीन का लेवल बढ़ता है, ग्लूकोज का लेवल कम होता है। वायरल मेनिंजाइटिस में प्रोटीन का लेवल कम होता है या अनअफेक्टेड होता है, जबकि ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी से रिलेटेड आगे मैं आई थिंक एक क्वेश्चन और भी आएगा आपके पास में। ओके, क्लियर है, चलते हैं अपने साथ। हाउ, शानदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रट लो इसको, ध्यान में रख लेना, अच्छे तरीके से अच्छे से याद कर लो। ये क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलता है, हाउ लॉन्ग शुड ए नर्स मेंटेन आइसोलेशन ऑफ चाइल्ड विथ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। एक बच्चे को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, उसको कितने दिन तक उसको आइसोलेट रखना चाहिए। सबको कंफ्यूजन होता है, लगभग सबका क्वेश्चन गलत होता है, लेकिन आज हमारे साथ में पढ़ने के बाद में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वो गलत किस लिए नहीं होगा, चलो देखते हैं। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कि इसमें जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है, आइसोलेशन कब तक मेंटेन करना चाहिए। जैसे आपने एंटीबायोटिक शुरू कर दी है, तो एंटीबायोटिक शुरू करने के 24 टू 48 आवर्स के बाद में आपको क्या करें, बच्चे को आइसोलेट करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग होता है, याद रख लेना। 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक, 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक का आपको क्या करना है, आइसोलेट करना है। उसके बाद में बच्चे को बोल देना है बेटा जा, जहाँ खेलना है वहाँ खेल ले, किसी टाइप का किसी को इन्फेक्शन नहीं फैला पाएगा। अब तेरे अंदर वो शक्ति ना बची है कि तू इन्फेक्शन फैला पाएगा। क्लियर है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने 12 आवर्स आफ्टर द एडमिशन के 12 आवर्स जो होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं और एडमिशन के 12 आवर के बाद में जरूरी नहीं है कि उसको एंटीबायोटिक शुरू भी कर दी हो। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया।
कल्चर ऑफ आर नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं है, नेगेटिव की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि नेगेटिव आने के बाद में ये कम हो पाएगा। ये भी आपका अंटिल द एंटीबायोटिक थेरेपी इज कंप्लीटेड, बहुत ज़्यादा समय हो जाता है, एंटीबायोटिक कंप्लीट होगी 5-10 दिन 15 दिन कितने भी दिन एंटीबायोटिक चल सकती हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है 48 आवर्स आफ्टर द एंटीबायोटिक थेरेपी बिगिंस, बिल्कुल सही बात है, मैंने यही आपको बताया कि 24 से 48 घंटे के बाद में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की इन्फेक्टिविटी क्या हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है, और बच्चे को आइसोलेट रखने की ज़रूरत नहीं होती। जब तक एंटीबायोटिक को लेने के बाद में 48 घंटे नहीं हो गए, 24 से 48 घंटे नहीं हो गए, तब तक बच्चे को आइसोलेट रखना है, उसके बाद में फ्री फॉर्म में छोड़ देना है कि जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 1 year old infant has been admitted with the tentative diagnosis of bacterial meningitis। टेंटेटिव डायग्नोसिस है किसका? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का। ए लंबर पंक्चर इज परफॉर्म्ड, लंबर पंक्चर करना है, ठीक है। लंबर पंक्चर क्यों करते हैं? कल्चर के लिए करते हैं कि CSF के अंदर मेनिंजाइटिस, जो मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस जो है वो अवेलेबल है कि नहीं। परफॉर्म टू कंफर्म द डायग्नोसिस, डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए लंबर पंक्चर करते हैं। तो यहीं पे एक सवाल आपका क्लियर हो गया कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस या मेनिंजाइटिस का कंफर्मेटिव टेस्ट कौन सा है? लंबर पंक्चर करते हैं, और लंबर पंक्चर का क्या करते हैं? कल्चर करवाते हैं। क्लियर है? व्हाट लेबोरेटरी रिपोर्ट ऑफ द स्पाइनल फ्लूइड सपोर्ट दिस डायग्नोसिस, कौन सी लेबोरेटरी जो है वो इसको सपोर्ट कर रही है? कहने का मतलब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर कौन सी लैब रिपोर्ट ऐसी होगी जो इसको सपोर्ट करेगी इसके अंदर? तो पहला है डिक्रीज सेल काउंट, डिक्रीज सेल काउंट, एलिवेटेड प्रोटीन लेवल, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल, लो स्पाइनल फ्लूइड प्रेशर। मैंने अभी आपको क्या बोला था कि मान लो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में इंक्रीज्ड प्रोटीन होगा, क्या होगा? इंक्रीज प्रोटीन होगा और डिक्रीज ग्लूकोज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है क्या? यदि ऐसा कुछ आ रहा है तो बिल्कुल सही आंसर है, टिक कर देना, सही कर देना, कोई गलत नहीं निकाल पाएगा। देखो पहला था डिक्रीज सेल काउंट, ऐसा कुछ नहीं होता है, सेल काउंट इसमें डिक्रीज होता होगा, जबकि सेल काउंट इंक्रीज ही होता है। जैसे न्यूट्रोफिल्स वगैरह जो होती हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, प्रोटीन लेवल बढ़ता है, बिल्कुल यही हमने पढ़ा है इधर कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के अंदर प्रोटीन का लेवल क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो सेकंड नंबर तो राइट आंसर हो गया। अब तीसरे की बात कर लेते हैं, क्या पता कोई छुपा हुआ ऑप्शन मिल जाए, तो वो ऑप्शन आपके सामने है इंक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल। इंक्रीज ग्लूकोज लेवल बिल्कुल नहीं होता, मैंने तो आपको ये बोला था कि ग्लूकोज का लेवल क्या होता है? कम होता है। किसके अंदर बढ़ता है? वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। उसके बाद में लो स्पाइनल फ्लूइड प्रेशर, लो स्पाइनल नहीं, मेनिंजाइटिस के केस में अपन ने कोजेज ऑफ मेनिंजाइटिस में पढ़ा था कि मेनिंजाइटिस के केस में क्या होता है आपका? CSF और ICP जो होते हैं दोनों क्या होते हैं? बढ़ते हैं। CSF और ICP दोनों क्या होते हैं? बढ़ते हैं। क्लियर है? समझ में आया दोनों की दोनों चीज़ें किस तरीके से बैक्टीरियल और वायरल मेनिंजाइटिस देखने को आपको मिलती हैं। चलिए ये चीज़ समझ में आ गई हो तो अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कह रहा है कि A nurse is carrying a child with meningococcal meningitis. What clinical finding does the nurse expect when performing physical assessment? बच्चे का क्या कर रहे हैं? फिजिकल असेसमेंट कर रहे हैं साहब, बिल्कुल सही बात है। फिजिकल असेसमेंट करने के बाद में आपको कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग जो है वो आपको मिलेंगी? तो पहला ऑप्शन है सीवियर ग्लोसाइटिस, सीवियर ग्लोसाइटिस, लो ग्रेड फीवर, परफ्यूरिक स्किन रैशेज और ट्रीमर्स ऑफ द एक्सट्रीमिटीज। देखो जो आपकी स्किन जो होती है उस स्किन के ऊपर मेनिंजाइटिस के केस में मेनिंजाइटिस का स्पेसिफिक सिम्टम होता है कि इसकी स्किन के ऊपर क्या होते हैं? परप्यूरिक स्किन रैशेज प्रेजेंट होते हैं। परप्यूरिक स्किन रैशेज प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? परप्यूरिक स्किन रैशेज आपके प्रेजेंट होते हैं मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस के अंदर। क्लियर है? ओके, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इसके अंदर क्या होता है? पेरिफेरल जो आपकी जो परप्यूरिक स्किन रैशेज होते हैं, पेरिफेरल सेल्यूलर कोलैप्स, पेरिफेरल सेल्यूलर कोलैप्स देखने को मिलता है। पेरिफेरल सर्कुलर कोलैप्स क्या होता है? देखो ये मेनिंजाइटिस होता है, ये मेनिंजाइटिस आपके क्या होता है? मेनिंजाइटिस जो होता है वो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर क्या होता है? प्रेशर डालता है। प्रेशर डालने की वजह से आपके जो थायराइड फंक्शंस होते हैं वो थायराइड फंक्शंस क्या होती हैं? डिस्टर्ब होते हैं। और डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होता है कि जो वीनस रिटर्न या फिर पेरिफेरल सेलुलर कोलैप्स जो होता है वो जो सर्कुलेटरी कोलैप्स होता है वो कोज करता है, जिसकी वजह से एडिनल ग्लैंड जो होती है उनकी इनसफिशियंसी होती है, जिसकी वजह से मरीज को क्या हो सकता है? शोक भी हो सकता है। ठीक है, थायराइड और जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं सबके ऊपर अफेक्ट करता है, एड्रिनल के ऊपर अफेक्ट करता है। एड्रिनल की वजह से क्या हो सकता है? मरीज को शोक भी हो सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके सामने? व्हाट डज द नर्स डिटरमाइन इज द बेस्ट
इज द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेनिंजाइटिस इन यंग चिल्ड्रन। ठीक है, यंग चिल्ड्रन के अंदर मोस्ट कॉमन जो है वो आपका सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? मोस्ट कॉमन सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, बताएं इसके बारे में। ठीक है, तो मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेनिंजाइटिस इन यंग चिल्ड्रन एपिलेप्सी हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। एपिलेप्सी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ब्लाइंडनेस, पेरिफेरल सर्कुलर कोलैप्स और इसके अलावा कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस। अभी अपन ने क्या बोला था, जो पेरिफेरल सर्कुलेटरी कोलैप्स होता है वो कई बार कोज करता है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, पेरिफेरल सर्कुलेटरी कोलैप्स देखने को मिल सकता है। पहले वाले क्वेश्चन की कॉपी है ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द नर्स ऑब्जर्व दैट द इन्फेंट एसिमेट्रिक ग्लूटियल फोल्ड्स फॉर विच डिसऑर्डर शुड द नर्स परफॉर्म टू फोकस्ड असेसमेंट। यदि मान लो किसी बच्चे के अंदर एसिमेट्रिक ग्लूटियल फोल्ड्स हैं तो वो किसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको पता है कि डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ हिप जो होता है उसमें अफेक्टेड साइड जो होता है, अफेक्टेड साइड मान लो किसी बच्चे के अंदर, ये आपका बच्चा है, इस बच्चे के अंदर ये जो दोनों पैर हैं उसमें से मान लो इसके अंदर डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ हिप है, तो जो अफेक्टेड साइड होती है वो हायर होती है। अफेक्टेड साइड जो होती है वो हायर होती है और अनअफेक्टेड साइड जो होती है वो क्या होती है, लोअर होती है। क्या होती है, लोअर होती है। इस वाली सिचुएशन के अंदर डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ हिप के अंदर क्या होती है, अनअफेक्टेड साइड जो होती है वो लोअर होती है और अफेक्टेड साइड क्या होती है, हायर होती है। यानी बच्चे के अंदर जिस पैर के अंदर डिस्प्ले आपका DDH है, डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ हिप है, तो अफेक्टेड साइड अप होगा और लोअर साइड में होगा अनअफेक्टेड साइड। तो इस सिचुएशन के अंदर एसिमेट्रिक ग्लूटियल फोल्ड्स जो होते हैं वो किसको इंडिकेट करता है, डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ द हिप। तो यहाँ पे देखो कंजेनिटल इंग्वाइनल हर्निया, ये भी कोई शो नहीं करा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज भी नहीं बता रहा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डैमेज भी नहीं हो सकता, और डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ हिप, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ आंसर इज करेक्ट। एसिमेट्रिकल ग्लूटियल फोल्ड, जहां भी नाम दिख जाए बिल्कुल आपको टिक कर देना है। किसके ऊपर, डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ हिप के ऊपर। एसिमेट्रिक ग्लूटियल फोल्ड जो होता है वो इंडिकेट करता है किसको, डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ हिप को। नेक्स्ट चलते हैं। 3 मंथ का ओल्ड इन्फेंट है विद सीवियर डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ हिप हैज ए हिप स्पाइका कास्ट। स्पाइका कास्ट लगा हुआ है मरीज को। व्हाट शुड द नर्स टीच द पेरेंट टू प्रिवेंट द सीरियस कॉम्प्लिकेशन। खतरनाक कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए आपको उनके पेरेंट्स को क्या बताना है, यदि स्पाइका कास्ट क्या होता है। चलो स्पाइका कास्ट का भी आपको डायग्राम बता ही देता हूं कि स्पाइका कास्ट क्या होता है। स्पाइका कास्ट की यदि हम बात करें तो स्पाइका कास्ट लगा होता है ये वाला। इसका काम खत्म हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ओके, ये होता है आपका स्पाइका कास्ट। देखो डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ हिप का ट्रीटमेंट क्या होता है आपके सामने है। हिप स्पाइका कास्ट यूज करते हैं। बच्चे को इस तरीके के अपन क्या करते हैं, स्पाइका लगा देते हैं। ठीक है, इस तरीके का ट्रैक्शन देते हैं, यानी दोनों पैर जो होते हैं वो फिक्स कर देते हैं, दोनों को सिमेट्रिकल पोजीशन में, बिल्कुल जो एनाटॉमिकल पोजीशन में रख देते हैं, तो वो होता है आपका स्पाइका कास्ट। अब ये स्पाइका कास्ट मान लो बच्चे को दिया हुआ है। क्वेश्चन अपना ये पूछ रहा था कि बच्चे को स्पाइका कास्ट दिया हुआ है, उस सिचुएशन के अंदर आपको क्या पेरेंट्स को सीरियस कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड बचाना है, तो उसके लिए है साथ में चेंजेस डायपर फ्रीक्वेंटली। डायपर जो होते हैं उनको चेंज करना है फ्रीक्वेंटली। ये भी कोई इतना सीरियस कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं आती है। डिक्रीज द नंबर ऑफ फीडिंग पर डे, खाना कम नहीं करना है बच्चे का। दूसरा, अवॉइड टर्निंग फ्रॉम द प्रोन टू सुपाइन पोजीशन, प्रोन से सुपाइन पोजीशन में नहीं लाना है बच्चे को, ये भी बोल रहे हैं। आपको पता है कि बच्चा जो होता है वो आपको माइलोमेनिंजोसील नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ हिप है, तो आपको पोजीशन से रिलेटेड कुछ नहीं करना है ऐसा। दूसरा, कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ देयर इज ए फाउल स्मेलिंग। बिल्कुल सही बात है कि मरीज के अंदर यदि मान लो फाउल स्मेलिंग आ रही है, वो इंडिकेट कर रहा है किसको, इन्फेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है, मेन कॉम्प्लिकेशन यही है, इन्फेक्शन। स्पाइका कास्ट आपने यूज किया है, स्पाइका कास्ट यूज करने के बाद में यदि उसके अंदर फाउल स्मेलिंग आ रही है, इसका मतलब मरीज को क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ, और इन्फेक्शन को तुरंत रिपोर्ट
रिपोर्ट करना है, अदरवाइज सीरियस कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं। तो याद रखना है कि स्पाइका कास्ट के अंदर जो आपकी स्पाइका लगा हुआ है वहाँ पे फाउल स्मेलिंग नहीं आनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 मंथ ओल्ड इन्फेंट हैड स्पाइका कास्ट अप्लाइड। 4 महीने का बच्चा है, उसको स्पाइका कास्ट हमने यूज़ किया है। व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड इन द डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन टू द पेरेंट। पेरेंट्स को क्या बताना है, डिस्चार्ज के लिए जा रहा है उस टाइम में पेरेंट्स को आपको क्या कहना है, एज ए नर्स आप क्या बोलेंगे। बिल्कुल बात है, हम पढ़ते हैं। ऑब्टेन स्पेशली डिजाइन कार सीट, ऑब्टेन स्पेशली डिजाइन कार सीट, कीप द डायपर्स ऑन द प्रिवेंट सोइलिंग ऑफ द कास्ट, चेंज द इन्फेंट्स पोजिशन एवरी 8 आवर्स, यूज द बार बिटवीन द इन्फेंट्स लेग टू चेंज द पोजिशन। क्वेश्चन आपका ये है कि मान लो कौन सी डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन आपको देना है, ठीक है, यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको उनको बोलना है कि आप ये करोगे तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो वही हम बात कर रहे हैं। तो पहला, स्पेशली डिज़ाइन कार सीट जो होती हैं, कार सीट जो है वो कार सीट इसके लिए ख़तरनाक हो सकते हैं बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे को क्या होता है पूरा सुपाइन पोजीशन में रखा जाता है, सुपाइन पोजीशन में। तो स्टैंडर्ड सीट बेल्ट और कार सीट सार जो होते हैं वो कैसी भी सीट हो वो रेडी नहीं होती हैं स्पाइका कास्ट के लिए, कैसी भी सीट हो वो रेडी नहीं है। तो उसके लिए अपन को क्या करते हैं, इसके लिए स्पेशली क्या होती है डिज़ाइंड कुछ ऐसी इसके लिए डिज़ाइंड कुछ डिवाइसेज होती हैं, वही हमको यूज़ करनी होती है। तो इंस्ट्रक्शन ये देना है कि ऑब्टेन ए स्पेसिफिक डिज़ाइन कार सीट। यदि मान लो कि आप सोच रहे हो कि हम मेरे बच्चे को आगे वाली सीट को सीधा करके उस पर लेटा के ले जाऊँ, ऐसा नहीं करना है आपको। या तो कोई अच्छी वाली जो इसी के लिए स्पेशली डिवाइस बनी हुई है वो डिवाइस आपको खरीदनी है, ये इंस्ट्रक्शन देने हैं। इसके अलावा कीप द डायपर ऑन प्रिवेंट सोइलिंग ऑफ द कास्ट। डायपर की हम बात करें कि डायपर जो है वो नेसेसरी हैं कास्ट को क्लीन करने के लिए, आपको चेंज करना है। तो वो बात तो आपको सही है कि ये सही बोल रहा है। चेंज द इन्फेंट्स पोजीशन एवरी 8 आवर्स है, 8 आवर्स जो होती है बच्चे की पोजीशन आपको चेंज करनी है। वैसे देखा जाए तो बच्चे की एटलीस्ट 2 घंटे के अंदर पोजीशन आपको चेंज करनी है। यूज़ द बार बिटवीन द इन्फेंट्स लेग एंड चेंज पोजीशन। यूज़ द बार जो होता है, यूजिंग द बार, एब्डक्शन बार जिसको बोलते हैं, वो बच्चे के लिए क्या हो सकती हैं, वीक कर सकती हैं। किसके लिए, बार एब्डक्शन का मतलब एक तो होता है एडक्शन और एक होता है एब्डक्शन। यदि बार एडक्शन आप इस तरीके से करोगे तो कास्ट जो है वो डीले हो सकता है, तो वो आपको नहीं यूज करना है। आपको स्पेशली डिजाइंड सीट जो होती है वही आपको यूज करना है, ये इंस्ट्रक्शन आपको देना है। नेक्स्ट चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट प्रोसीजर शुड ए नर्स यूज व्हेन द एलिवेटिंग द हेड ऑफ इन्फेंट इन स्पाइका कास्ट। ठीक है, स्पाइका कास्ट के अंदर क्या किस तरीके से हम बच्चे को, देखो बच्चे को ऐसा नहीं होता है सिर्फ यहीं से उठा देना है। बच्चे का मैट्रेस जो होता है उस मैट्रेस को, कंप्लीट मैट्रेस को हमको अप और डाउन करना होता है। पहला ऑप्शन है चेंज द पोजीशन आफ्टर एन आवर। जरूरी नहीं है 1 घंटे की 2 घंटे पे आप इसको चेंज कर सकते हो। प्लेस पिलो अंडर द शोल्डर्स, शोल्डर्स के नीचे पिलो भी नहीं रखना है। पैड द एडजेज ऑफ कास्ट विद ए फोल्डेड डायपर्स, नहीं पैड भी नहीं करना है। रेज द एंटायर मैट्रेस एट द हेड ऑफ द क्रिब। यदि इसमें आपको क्या करना है, एंटायर मैट्रेस को ही क्या करना होगा, उठाना होगा। पूरा मैट्रेस जो है उसी से आपको इसको चेंज करना होगा। तो 4th ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A nurse is caring for the 3-month-old infant who is diagnosed with congenital hypothyroidism. बच्चे को क्या हुआ है, congenital hypothyroidism हुआ है। What should the parent be told to the probable effect on the infant's future if treatment is not begun immediately? यदि आपने हाइपोथायरॉइडिज्म का ट्रीटमेंट जो है वो नहीं किया तो बच्चे को क्या हो सकता है। देखो मेन चीज़ क्या होती है, थायराइड ग्लैंड जो होती है, थायराइड ग्लैंड जो होती है वो थायराइड ग्लैंड क्या काम करती है, बच्चे के अंदर डेवलपमेंट का काम करती है। डेवलपमेंट का काम कर सकती है तो बच्चा क्या हो सकता है, यदि मान लो थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन कम है, उस सिचुएशन में बच्चे के अंदर मोस्ट कॉमन क्या देखने को मिलता है, मेंटल रिटार्डेशन। क्या देखने को मिलता है, मेंटल रिटार्डेशन। तो थायराइड ग्लैंड के फंक्शन क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन बच्चे को देखने को मिल सकता है। मिक्सोइडिमा की हम बात करें, मिक्सोइडिमा हाइपरथायरॉइडिज्म देखने को मिलता है। थायरोटॉक्सिकोसिस भी क्या होता है, हाइपरथायरॉइडिज्म में देखने को मिलता है। स्पास्टिक पैरालिसिस क्या होता है, न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। तो 4th इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एट ए विजिट ऑफ द वेल बेबी क्लिनिक द पेरेंट्स अपसेट बिकॉज देयर 9-month इन्फेंट हैज ए सीवियर डायपर रेसेस। बच्चे को क्या हो गए, डायपर रेसेस हो गए। वन पेरेंट वांट टू नो हाउ टू ट्रीट एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम रिकरिंग। दोबारा ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, व्हाट काजेज ऑफ डायपर डर्मेटाइटिस शुड नर्स इंक्लूड व्हेन आंसरिंग द पेशेंट्स क्वेश्चन। ठीक है, कौन से क्वेश्चन है, 2 क्या आंसर देना है। यूज ऑफ डिस्पोजेबल डायपर्स, prolonged contact with the irritation, decrease pH of the infant's urine and too early introduction of the solid foods।
यदि मान लो क्वेश्चन ये है कि हाउ टू ट्रीट इट, कैसे तो इसको ट्रीट करना है, प्रिवेंट इट फ्रॉम रिकवरिंग, व्हाट कोजेज डायपर डर्मेटाइटिस शुड द नर्स इंक्लूड व्हेन आंसरिंग द पेशेंट्स क्वेश्चन, कौन सी चीज़ की वजह से आपका डर्मेटाइटिस हो सकता है उसके बारे में है। ठीक है, डायपर डर्मेटाइटिस जो होता है, यदि मान लो लॉन्ग टाइम तक यदि मान लो कि किसके साथ में इरिटेंट के साथ में कांटेक्ट में हो, इरिटेंट के साथ में यदि लॉन्ग टाइम तक कांटेक्ट में हो, उस सिचुएशन के अंदर क्या हो सकता है, बच्चे को कांटेक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है, कांटेक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैकग्राउंड में आपको अच्छी म्यूजिक आ रही होगी दोस्तों, इग्नोर कर देना उसको, क्योंकि इनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता है, ये अपनी मर्जी से घूमेंगे भैया, सबसे अच्छी ज़िंदगी उनकी है, उनको ना खाने की टेंशन है ना पीने की टेंशन है, बढ़िया मन में आए तक भौंकेंगे, मन में आए तक चलेंगे, मन में आए तक सोएंगे, रात भर सोने का काम इनको है नहीं, रात भर ऐसे ही चिल्लाएंगे वो, उन पे ऊपर ध्यान नहीं देना है, एक मनोरंजन में बैकग्राउंड ट्यून का आपको काम आ रहा है। ठीक है, ए पेरेंट्स ब्रिंग ए 2 week old infant to the clinic because the infant continuously regurgitates regurgitates chalacia and an incompetent cardiac sphincter is suspected. What instructions should the nurse given the parent? पेरेंट को क्या देते हैं, कीप द इन्फेंट इन अपराइट पोजीशन आफ्टर द फीडिंग। बिल्कुल सही बात है कि बच्चे को यदि मान लो कि रिगर्जिटेशन हो रहा है, बार बार बच्चा उल्टी कर दे रहा है खाना खाने के बाद में, क्योंकि कार्डियक स्फिंक्टर क्या होते हैं उसके मतलब इनकम्प्लीट है, तो उस सिचुएशन में बच्चे को खाना खाने के बाद में क्या करना है, अपराइट पोजीशन देनी है। दूसरा बोल रहा है कि प्रिवेंट द इन्फेंट फ्रॉम क्राइंग फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, आप नहीं रोक सकते भैया इतनी देर तक। ठीक है, इसके बाद में क्राइंग से रोक भी लोगे तो वो इस चीज़ में कोई हेल्प नहीं करेगा। कीप द इन्फेंट इन द प्रोन पोजीशन फॉलोइंग फीडिंग्स, प्रोन पोजीशन में लिखोगे तो और ज़्यादा क्या होगा, उसको रिगर्जिटेशन होगा, तो ये भी नहीं करना है। एंश्योर दैट द इन्फेंट ड्रिंक ए फुल ऑफ बोतल फ्रॉम फॉर्मूला एट द ईच फीडिंग। आपने देखा कि फुल ऑफ बोतल फॉर्मूला एट ईच फीडिंग, आपने पूरी बोतल ऐसी कैसी बच्चे को पिला दी, इसका मतलब बोतल वो नहीं, उसका फॉर्मूला फूड की बोतल का बात कर रहा हूँ। कई मेरे दोस्त खुश हो गए होंगे, आज तो बोतल की बात हो गई, उस बोतल की बात नहीं कर रहे हैं हम, फॉर्मूला फीड वाले बोतल की बात करें, उस बोतल की हम बात करें। यदि आपने फुल बोतल पिलाओगे बच्चे को, क्या होता है, रिपीटेडली थोड़ा थोड़ा स्मॉल अमाउंट में क्या देना होता है, खाना देना होता है, बोतल फीड देनी होती है। तो बच्चे को सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मान लो रिगर्जिटेट कर रहा है तो उसको क्या करते हैं अपन, अपराइट पोजीशन में कुछ टाइम के लिए रख देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। एग्जाम में आ जाए तो मेरे दोस्त गलत मत कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेरेंट ब्रिंग ए 9 month old infant to the pediatric clinic and ask about the introduction of new food, what should the nurse suggest? नया फूड देना है बच्चे को, मान लो 9 महीने का बच्चा है, उसको न्यू फीड देना है, तो कब देना है, उसी के से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। मिक्स द प्योर्ड फूड विथ फॉर्मूला एंड ऑफर इन ए बोतल, फॉर्मूला फीड और प्योर्ड जो न्यू बोतल होता है उसको एक जगह मिक्स कर दोगे, बच्चे को टेस्ट का पता नहीं चलेगा, वो नहीं खाएगा नहीं पिएगा, क्योंकि अब इसके टेस्ट जनरेट हो चुके हैं। गिव द एंटायर रेगुलर फीडिंग एंड देन इंट्रोड्यूस द न्यू फूड। यदि आपने बच्चे का पहले ही पेट भर दिया, आपको भी पता चला कि घर में आपने 7 रोटी खा ली, 10 रोटी खा ली, उसके बाद में चलते हैं शादी के अंदर जिमने खाना खाने चलते हैं और वहाँ पे जाके देखा कि 70 प्रकार के पकवान हैं, आप कितना खा पाओगे, नहीं खा पाओगे। तो बच्चे को भी वही सेम चीज़ है, आपने रेगुलर फीड से पेट भर दिया और बोले कि न्यू फीड दे दूँ, वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है, ऑफर ए न्यू फूड एवरी डे टाइम अंटिल वन इज एक्सेप्टेड एंड अदर ऑफर इट अगेन। आप बार बार उसको नया फूड ही दोगे तो पुराने वाले फीड को भूल जाएगा और उसकी आदत पड़ जाएगी, मुझे नया खाना ही दो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो नया, आज मैंने चिप्स खाई हैं तो मैं कल भी चिप्स ही खाऊंगा या कुछ और नया खाऊंगा। नेक्स्ट है, गिव ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉर्मूला। सबसे पहले शानदार आप ऑप्शन आया आपके सामने, बच्चे को सबसे पहले स्मॉल फॉर्मूला जो डेली देते हो उसकी छोटी सी अमाउंट दे दो, अमाउंट देने के बाद में उसको ऑफर करो न्यू फूड वाइल स्टिल हंग्री। जब तक वो भूख मिटती नहीं है तब तक आप उसको नया फूड दे सकते हो। तो पार्ट में दोगे, फॉर्मूला फूड थोड़ा सा दोगे और थोड़ा सा नया फूड दोगे, तो ही बच्चा क्या करता है, नए फूड को एक्सेप्ट कर पाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड नर्सिंग केयर इन्फेंट आफ्टर सर्जिकल रिपेयर ऑफ क्लेफ्ट लिप इंक्लूड। बच्चों को देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों के अंदर यहाँ पे क्लेफ्ट लिप के अंदर क्या होती है, दरार होती है। ठीक है, तो उसके लिए पूछ रहे हैं कि व्हाट शुड नर्सिंग केयर इन्फेंट आफ्टर द सर्जिकल। ऑपरेशन करवा लिया, ऑपरेशन कराने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ यही आती है आपके सामने कि बच्चे को क्राई होने से रोकना है, क्योंकि आपने बच्चे को क्राई करवाया, क्राई करते ही आपका जो सूचर लाइन होती है वो वापस खींच के आपके सूचर जो होते हैं वो वापस खुल सकते हैं। तो पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है।
चलिए 3 को और देख लेते हैं, वरना ये बुरा मान जाएंगे, हमको तो पढ़ा ही नहीं था। प्लेसिंग ए सेमी फाउलर पोजीशन, बिल्कुल सही बात है, आप सेमी फाउलर पोजीशन में रख भी सकते हो, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना क्राइंग है। कीपिंग एनपीओ वन डे आफ्टर सर्जरी, जरूरी नहीं है भैया 1 दिन के अंदर एनपीओ रखोगे, जब तक कि डॉक्टर की परमिशन है, जितने टाइम तक डॉक्टर अलाउ कर रहा है तब तक ही एनपीओ रखना है। फीडिंग विथ ए स्पून फॉर 2 डेज आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के 2 डेज बाद में स्पून फीड से देना है, वो भी आपको नहीं, इसके लिए पैलेडाई स्पून फीडिंग वगैरह टाइप से कुछ आता है। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि ए नर्स हु इज केयरिंग फॉर इन्फेंट विथ ए क्लेफ्ट लिप इज कंसर्न्ड अबाउट प्रिवेंटिंग एन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। व्हाई डज द क्लेफ्ट लिप प्रीडिस्पोजेस द इन्फेंट टू इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, देखता हूँ किस किस ने लास्ट तक क्लास को देखा है और किस किस को जो है ना इसमें इंटरेस्ट है। आपके कमेंट आएंगे, कमेंट आने के बाद में इसका जो आंसर और विथ एक्सप्लेनेशन है मैं कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताऊंगा। मुझे देखना है कि आप लोगों में से कितने लोग सीरियस हैं, कितने लोग पढ़ाई करते हैं और क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। इसका आंसर दे दिया, इसका मतलब आपका सिलेक्शन पक्का है। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप कितने सीरियस हो पढ़ाई को लेकर। चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास के अंदर अगले शानदार टॉपिक के साथ में, शानदार एमसीक्यू के साथ में, एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और तब तक हम आपको फिर से एक चीज़ और फिर से दोबारा बोलना चाह रहे हैं कि आप अपनी पढ़ाई कहीं से भी कर रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी टाइप से आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन एक बात हमारी आपको माननी चाहिए कि आप जब भी कोई पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करते ही आपको सबसे पहले क्या देना चाहिए, टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। शाम की शाम आपको सुबह उठते ही, शाम को सोने से पहले बीडी वाली ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जो दिन में 2 बार गोली खाते हैं ना बीडी के अंदर, सुबह भी खाना है शाम में भी खाना है। वैसी चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अपने आप को इवालुएट करने के लिए कि कौन सी सीढ़ी पे आप बैठे हो, कौन सी सीढ़ी तक आप पहुँचे हो। अपने आप को इवालुएट तभी कर पाओगे जब आपको शानदार वाली टेस्ट सीरीज मिलेगी, और टेस्ट सीरीज जो है वो आपकी मिलेगी शानदार तरीके से हमारे RNU नर्सिंग की एप्लीकेशन के ऊपर, जिसके अंदर मॉर्निंग और इवनिंग में आपको शानदार वाली टेस्ट सीरीज और विथ एक्सप्लेनेशन, विथ रैशनल और शानदार कंटेंट्स के साथ में एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा बनाई गई टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप RNU नर्सिंग क्लासेस की एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड करेंगे, और ये जो एप्लीकेशन है वो मात्र और मात्र कल के दिन में, यानी 2 दिन के लिए आपको अप्लाई होगा। 250 रुपीज़ में आप इसको परचेज कर सकते हो और शानदार अपने आप को इवालुएट कर सकते हो। तो बने रहिए हमारे साथ में। आई थिंक आपको क्लास हमारी समझ में आई होगी। ऐसी ही अच्छी इससे भी शानदार क्लासें देखने के लिए आप हमें फॉलो करिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक मिल सकें और एक अच्छे क्वेश्चन और अच्छे टॉपिक को आप तक पहुँचाया जा सके। तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बने रहो दोस्तों हमारे साथ में।